You're watching us on The Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. Right away, we're going to move to our next segment, which is your favorite segment in which you send questions. It's called Ask the Expert. एज ऑलवेज हमें बहुत फन क्वेश्चंस भी आए हैं एंड आज थोड़ा सा हम मूड भी लाइटर रखेंगे. हमने क्रिकेट के एनालिसिस बहुत की है बट सिंस टुमारो इज आल्सो एन ऑफ डे आई थिंक थोड़ा सा हम इसको दूसरे टॉपिक्स पर भी लेके जा सकते हैं. बड़ा लाइट रखा था आपने मूड वैसे तो. कल आई थिंक बड़ा कल तो हम भी थे. हम वर्ल्ड टूर पे चले गए थे. I've gotten a feedback कि बड़ा इंफॉर्मेटिव ट्रैवल टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से था. आज हम थोड़ा सा आपको अपने आपके चाइल्डहुड्स में लेके जाएंगे. व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट वर यू एंड यू दोनों से सवाल है एंड बी ऑनेस्ट बिकॉज यू नो वी वांट टू नो कि आपको कभी पनिशमेंट्स मिलती थी, कभी कोई एम्बैरेसिंग चीज़ हुई आपके साथ एज अ स्टूडेंट और वर यू अ टीचर्स पेट. आप बताएं. I was a kind of a combination. I was very naughty. पहले तो बताएं कि आपकी स्कूलिंग है कहाँ की? मेरी स्कूलिंग बहुत से डिफरेंट जगहों की है क्योंकि अब्बू आर्मी में थे. तो स्टार्ट मेरा पिंडी से हुआ था, एक छोटे से घर में. ब्लूमिंगडेल एकेडमी स्कूल का नाम था, आई स्टिल रिमेंबर. वहाँ पर मैंने पढ़ाई की. फिर हम गुजरांवाला गए फॉर अ ईयर आर्मी पब्लिक में. फिर टेक्सला वाज द मेन स्टे. मगला एकेडमी स्कूल का नाम था. और आई वॉज़ वेरी नॉटी. तो मुझे शुरू में ही टीचर्स ने वो जब सेकंड या थर्ड ग्रेड में उनको सोचा कि ये तो किसी के काबू नहीं आती, इसको मॉनिटर बना दो. आप क्या शरारतें करती थी? बस चुप करके नहीं बैठती थी. साथ वालों को छेड़ाछाड़, उनके साथ बातचीत, क्लास में कोई नहीं. और छेड़ाछाड़ी साथ वालों के साथ अभी भी करती हूँ. तो हम देखते और तो वो फिर बेचारे सीट्स बदलते रहते थे. फिर उनको ख्याल आया कि यार इसको एक ही तरीका है काबू करने का, इसी को मॉनिटर बना दो. तो मेरे ख्याल से शायद क्रिकेट में भी मुझे कैप्टन इसी. आप देख रहे हैं हमारे शो पे सुहेल तनवीर और शोएब अख्तर ने आना जो छोड़ दिया उसकी रीजन ये है कि छेड़ाछाड़ी चल रही होती है. अब आज से मैं आपके साथ शुरू करूंगी जरा. तो अगर आप आपको कल या परसों रोहा ना नजर आए तो रीजन सबको पता है कि क्या हो सकता है. अच्छा, फॉर मी आई वाज अ हॉरिबल स्टूडेंट. और हॉरिबल स्टूडेंट का मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ. किस्सा ये है कि मी एंड माय सिस्टर वर इन द सेम ग्रेड. वी वर गोइंग टू बेरिया कॉलेज. तो अब हम एक ही क्लास में थे. अब हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन है, फर्स्ट ईयर का एग्जाम है. मैथ्स भाई को नहीं आती, ठीक है, कुछ भी हो जाए मैथ्स नहीं समझ में आती थी. इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड ऑल ऑफ दैट. अब क्या हुआ, अब मैं पेपर में गया हूँ और पेपर में जाते ही मुझे पता लग गया कि मुझे तो पेपर आता ही नहीं है. तो अब जब पेपर नहीं आता तो मैं आगे पीछे देखने की कोशिश कर रहा हूँ. तो किसी ने, इन्विजिलेटर ने सोचा कि ये तंग करेगा किसी को, उसने मुझे पीछे बिठा दिया. तो अब मैं 3 घंटे पीछे इसलिए बैठा रहा कि अगर मैं उठ के बाहर चले जाऊंगा वो बहन तो घर जाके बता देगी कि इससे तो पेपर किया नहीं है. तो क्या होता है, इतने में जब रिजल्ट आता है बोर्ड का तो बाकी सब मेरे पास 9 नंबर मैथ्स में. सप्ली आ गई, वही कंपार्ट आ गई. उस टाइम कहते थे, मेरा ख्याल है जो जेंजी वाले बच्चे थे, मैं फेल हो गया. पता नहीं होगा. हाँ, मैं फेल हो गया. ठीक है, फेल हो गया. तो मुझे मेरे वालिद साहब ने बड़ा हौसला दिया. उन्होंने कहा बेटा कोई मसले की बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम यू नो यू विल डू बेटर. एंड आई थिंक आई ऑलवेज अप्रिशिएटेड उनका जो भी जैसा से वो हमें पढ़वा लिया. तो क्या होता है, सेकंड ईयर का पहला दिन है और मेरी गंज है बिल्कुल, ठीक है. गर्मियों की छुट्टियों में अब्बा ने गंज वंज भी करा दी. तो मैं पहले दिन ही छलांग मारता हूँ दीवार के उस पार और बाहर गेमिंग करने चले जाता हूँ. तो मैं घर आता हूँ और मुझे मार पड़ती है बहुत ज़्यादा. तो मैं ये सोचता हूँ कि इनको कैसे पता चला कि यार मैं बाहर था. तो थोड़े दिन बाद क्या होता है कि मैं जाता हूँ वापस स्कूल. तो मेरे पीटी मास्टर आगे खड़े होते हैं. वो कहते हैं यार तुम्हें बाज आना चाहिए, तुम क्यों कूद कर गए. मैंने कहा सर ये छोड़ें, मुझे ये बताएं कि पता कैसे चला कि मैं बाहर गया था, वो भी फेल होने के बाद. तो उन्होंने कहा हमारे कॉलेज में इस वक्त एक ही गंजा है और वो तू है, और दूर से नजर आ रहा था. फिर क्या होता है कि सेकंड ईयर की तैयारी के लिए गाड़ी बंद, हर चीज़ बंद, पैदल एकेडमी जाता हूँ, पैदल आता हूँ. अब जब मैं एग्जाम दे के आता हूँ फर्स्ट ईयर का तो मुझे लगता है कि 80 नंबर मेरे कम से कम इसमें बहुत अच्छे नंबर आएंगे. तैयारी की हमने, सर आरिफ की एक एकेडमी होती थी वहाँ से. फिर सेकंड ईयर का एग्जाम देता हूँ तो मुझे लगता है कि यार इसमें तो मैं कहीं फेल ही ना हो जाऊँ. तो मेरे ज़हन में आता है कि बोर्ड में कुल मिला के आपको 66 मार्क्स चाहिए होते. तो आपको पता है मेरे कितने मार्क्स आए थे? 68 मार्क्स आए थे. तो मैं पास हुआ था. मतलब मैथ आपको आती है. और फर्स्ट ईयर में भी 28 ही आए, 33 भी नहीं आए कि मैं पास होता. तो कुल मिला के पास हुआ मैं. क्या बात है. जहाँ पे मैथ का यूज करना था वहाँ पे आपने बिल्कुल ठीक मैथ का यूज किया. हाँ जी, अब आप लोग भी बताएं, आप लोग कैसे स्टूडेंट थे? मैं तो अच्छी थी स्टूडेंट. आई थिंक आई वाज वेरी एकेडमिकली इंक्लाइंड और पढ़ने वाली. और आई थिंक मैं थोड़ी सी बोरिंग भी थी और एंटी सोशल तो बहुत ज़्यादा थी. तो इतनी मेरी हैपनिंग स्कूल लाइफ नहीं थी, बहुत बाय द बुक चलने वाली. वंडरफुल. जीता. मैं एक्चुअली बहुत अच्छा स्टूडेंट था. अब
till a certain time. वो कब तक था? मैं मतलब 8th 9th ग्रेड तक मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, इवन मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे सब कुछ, लेकिन मुझे घर वालों की तरफ से मेडिकल प्रोफेशन में जाने का एक प्रेशर था. What year was this? 71? यार, that's not fair. Second time on this show you've done this. Okay. Coming अच्छा, back. फिर क्या हुआ? और कह रही है कि मैं छेड़छाड़ी कर रही हूँ. So I think एक point आ गया जिसमें where I kind of, you know, I don't want to use the word put my foot down, but I said कि मैं नहीं कर सकता ये. You know, this is not my thing. And उसके बाद की फिर जो पढ़ाई थी वो बहुत अच्छी मैंने की. आर्ट्स में मैं लिटरेचर पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ी. दीज वर द सब्जेक्ट्स जो मैं करना चाहता था. उससे पहले जो मेडिकल जो मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा था, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री समझ नहीं आती थी, वो इसी तरह 40-42 नंबर लेकर पास होना पड़ता था. और ये जितने लोग सुन रहे हैं मैं उनको ये भी बता दूं, मैंने बाद में जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मैं यूनिवर्सिटी का पहला जो मेरा सेमेस्टर था, आई स्कोर्ड अ स्कॉलरशिप. मुझे तब समझ आई कि मैं रट्टे वाला बच्चा नहीं हूं, मैं अप्लाइड नॉलेज वाला बच्चा हूं. एंड देन फिर थ्रू आउट माई यूनिवर्सिटी आई हैड 4-5 स्कॉलरशिप्स अल्हम्दुलिल्लाह. फिर मेरा 3.7 CGPA के ऊपर मैंने ग्रेजुएट किया, फिर मास्टर्स किया. तो ये क्लिप भी साथ जोड़ देना यार ताकि इंस्पिरेशन मिले. चले, थैंक्स फॉर लेटिंग अस नो आपकी स्टूडेंट लाइफ जो थी वो कैसी थी. ताहा, अगला सवाल क्या है हमारे जी? नेक्स्ट क्वेश्चन सना आपके लिए है, पिच के बिहेवियर से मुतालिक है, क्योंकि हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी नॉलेजेबल चीज़ें आप बता रही थी जो ऑडियंसेस को भी पता चलनी चाहिए है कि फॉर अ लेमैन, ऑब्वियसली जो लोग ज़्यादा क्रिकेट फॉलो करते हैं वो इन चीज़ों तक पहुंच जाते हैं खुद, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल जो देख रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि पिच के बिहेवियर इतने डिफरेंट क्यों होते हैं. जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं तो बिल्कुल ही आपके बैट्समैन जो है वो उनको पता नहीं चल रहा होता, ये किधर से जा रही है, किधर से जा रही है, जिसको कहते हैं डांस कर रहे होते हैं हमारे बैट्समैन. पाकिस्तान में खेलते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलते हैं, 100 भी करते हैं. सो पिच के जो बिहेवियर है किन चीज़ों की वजह से इतने डिफरेंट होते हैं दुनिया भर में? अब उसमें कुछ फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स मैं आपसे जानना चाहूँगा. कुछ चीज़ें मुझे पता भी हैं बट आई वुड वांट कि आप बताएं. सॉइल भी है इसमें, हवा का चलना, मॉइस्चर, बहुत सारी चीज़ें. तो आप बताइए कि इतने बिहेवियर पिच के डिफर कैसे करते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. देखिए, एक तो ऑब्वियसली इसकी बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज मैं नहीं जा सकती. सिर्फ लेमैन के हिसाब से मैं ये समझाऊंगी कि मिट्टी को बेसिकली जो जान डलती है, जिसमें बाउंस की हम बात करते हैं कि किसी पिच में अच्छा बाउंस होता है, उसके लिए बहुत एक ज़रूरी चीज़ है कि आपकी जो मॉइस्चर है वो पिच के अंदर हो. अब उसकी डेप्थ कितनी होगी वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस के ऊपर. आप मॉइस्चराइजर जिसको शबीर अहमद, हाँ, तो आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी होता है कि एटलीस्ट ऊपर सरफेस से पिच कितना भी ड्राई हो, कितना भी सॉलिड हो, वो कितना अच्छा रोल हुआ हो, लेकिन अगर वो नीचे उसमें के मॉइस्चर है 6 फीट या 4 फीट या जिस डेप्थ के अंदर वो मॉइस्चर है, तो उसमें बाउंस उसके हिसाब से बेहतर होना शुरू हो जाएगा. दूसरी कंडीशन ऑब्वियसली वेदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है. अगर आपका स्प्रिंग का टाइम है, अगर आपका ऐसा वेदर है जहाँ पर ग्रास ग्रो होना ईजियर है, वहाँ पर भी आपको स्किड, सीम सब कुछ नज़र आ सकता है पिच के ऊपर. अब जिस तरह पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तो इवन जो मॉइस्चर आपका था भी पिच के अंदर, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा. तो पिच के अंदर जो जान होती है, अगर आज के मैच में देखें तो 2-3 बॉल्स बिल्कुल नीचे रह गई, जिसकी वजह से आउट हुए. और ये वही पिंडी की पिच है जिसमें बिल्कुल सर के ऊपर से भी बाउंस जा रहा था. तो होता क्या है कि जब इतनी गर्मी पड़ती है तो जो आपका पिच का मॉइस्चर ऊपर के 3-4 फुट की नीचे मॉइस्चर आया होता है, जब वो खुश्क हो जाता है, क्योंकि आप ड्यूरिंग टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा पानी नहीं दे सकते पिच को, स्क्वायर को आप पानी नहीं दे सकते. सो इट डिपेंड्स आपकी प्रिपरेशन के ऊपर. एक पिच जो प्रॉपर आप स्क्वायर को तैयार करते हैं उससे 5-6 महीने लगते हैं अगर आपने अच्छे बाउंस की पिच तैयार करनी है. तो हमारे क्योंकि ग्राउंड्स कम है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट की भी ग्राउंड्स अभी भी कम है, उसकी वजह से इतनी रेपिटेशन होती है, इतनी ज़्यादा क्रिकेट होती है कि जो ब्रीथ करने का टाइम है, जो पिच को बनाने का, जिसमें मॉइस्चर रख के छोड़ देने का टाइम है, वो नहीं मिलता. आप हल्का सा स्प्रे करते हैं एंड देन द नेक्स्ट मैच इज़ देयर. सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अगर बिल्कुल मैं ऑन सरफेस लेवल बताऊं तो दैट वुड बी. एंड सना एंड रोहा, आप भी इसमें अपना इनपुट दे सकते हैं कि कैन वी से दैट इट्स द ओनली स्पोर्ट इन द वर्ल्ड जिसमें कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं ग्राउंड की? और कोई ऐसा स्पोर्ट तो मेरा नहीं ख्याल है जिसमें, जैसे टेनिस है, फुटबॉल है, हॉकी है, हॉकी एस्ट्रोटर्फ पे खेला जाता है. वेदर का इफेक्ट ऑब्वियसली होता होगा, लेकिन सरफेस का जो इम्पैक्ट है
Is this the only sport जिसके I ऊपर think इतना golf पड़ता है? में बहुत ज़रूरी होता है ये सारा soil की conditions, grass की. I think Sana would be able to आई tell थिंक better. जो वो कहते हैं ना जो नॉन कंट्रोलेबल चीज़ें वो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा है बिकॉज आपका पिच किस तरह का तैयार हुआ है, आपका आउटफील्ड किस तरह का है, पिच किस क्ले से बना है, मिट्टी का एक डिफरेंस होता है कि ऑब्वियसली उसमें जान कितनी है खुद मिट्टी में यूज़ जितनी मिट्टी प्योर होगी उसके अंदर जान उतनी ज़्यादा होगी, जितनी उसके अंदर मिलावट होगी, रेत होगी, बाकी चीज़ पत्थर होंगे, उसकी जान थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी. सो उसकी वजह से भी वेरिएबल्स बहुत आते हैं. और दूसरी बात है विंड का फैक्टर है. फुटबॉल है तो आप ऑब्वियसली बारिश है कुछ भी है आप खेल रहे होते हैं. क्रिकेट के लिए आपको एक सर्टेन कंडीशंस चाहिए, वो नहीं होंगी तो ऑब्वियसली फिर स्पोर्ट उस तरह से मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते. चलें सवाल एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आया आप दोनों के लिए. पहले शहजाद आपसे पूछूंगी ये सवाल और आप भी सना इसका जवाब देंगी. हु इज़ द मोस्ट फेमस कॉन्टैक्ट इन योर फोन? Who's the most famous contact in my phone? Let's see who is the जिस- most famous person जिसका नंबर है शहजाद के जो साथ. जवाब भी देता हो. जवाब भी देता हूँ. मेरा ख्याल है अगर मेरे फोन में होगा तो जवाब देते होंगे तो इसलिए फोन में होगा क्योंकि नंबर अच्छा. इसीलिए सेव हुआ होगा. But I कौन think है too सबसे many. famous? I think सबसे- too many. एक का बताया सबसे फेमस. पॉलिटिकल चाहिए आपको, कोई भी. आपको ब्यूरोक्रेसी में चाहिए, आपको स्पोर्ट्स में चाहिए. आप शॉक कर दें हमें. आई थिंक मेरा ख्याल है कि फॉर मी मतलब यू जस्ट नेम इट, आई थिंक आई विल हैव इट. नाम नहीं बता रहे शहजाद खान के, कहीं हम कोई फेवर ना मांगे. देखिए, उनका नाम बता दिया, बाकी सब नंबर मांगने शुरू कर मैं इसमें आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ कि आई थिंक फॉर मी टू हैव ऑल ऑफ दीज कॉन्टैक्ट्स इज बिकॉज आई हैव नेवर आस्क्ड फॉर अ फेवर. आई थिंक इट्स बिकॉज क्योंकि हम मॉर्निंग शोज करते हैं, इतने सारे काम करते हैं, सो यू नो सो मेनी पीपल कम टू योर शोज. वो उसमें एम्बेसडर्स भी हैं, उसमें पॉलिटिकल फिगर्स Yeah. भी हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स भी हैं, फिल्म स्टार्स भी हैं. सो आई थिंक ओके फिर भी कभी कोई शो ऑफ तो करना होता है ना. बताएं कोई एक नाम लेना एक मुश्किल हो नाम ले लें जाएगा. सबसे फेमस बंदे का. I think I might have Shabazz Sharif's contact in my number in my phone. Alhamdulillah. Whoa. Yeah. Well, Whoa, but whoa. अभी वो शायद रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे. नहीं That's a different don't story. worry, हम will not put you on the spot, but just wanted to know. आप बताएं सना मीर. यार I think she might have it too. काम के लोग हैं ये Yeah. सारे. देखो सबसे आजकल तो अगर देखा जाए तो क्रिकेटर्स में तो शोएब भाई खुद Yeah. शोएब भाई खुद है, लाला है, ऑब्वियसली ये बड़े नाम आपके क्रिकेट की इंडस्ट्री में है. शोबिस से भी लोग हैं, पॉलिटिशियंस बहुत कम. आई थिंक मैं इतना ज़्यादा एक पॉलिटिशियन है जो क्रिकेट भी खेलते थे. नहीं उनके अच्छा, जो नंबर आज का हॉट फेवरेट नंबर है ना वो भी है एयर वाइस मार्शल औरंगजेब. आपके ये We ये tried सबसे- getting him on a morning show. ये सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है. these days ये बहुत important. कहा सेम क्वेश्चन फॉर यू. Yes, again, as Shehzad said, Yeah. so many people we work with. I've been working for 15 years now. So Yeah. music. I think everybody, यार. मैंने बहुत music में बहुत काम किया हुआ है. So obviously all top musicians from the country, कुछ पाकिस्तान के बाहर के भी. Madonna? नेली फटाडो का कांटेक्ट है मेरे पास. आई यूज्ड टू कम्युनिकेट विद हर एट सम पॉइंट बिकॉज वो हमारे एक टूर किया था पूरा उनके साथ. आई यूज्ड टू मैनेज जोश एट द टाइम एंड जोश हैड डन अ फ्यू रीमिक्सेस फॉर हर. Yep. सो वी टूर्ड यूरोप विद नेली फटाडो. सो या उस टाइम पे उनके साथ कम्युनिकेट किया था. सेवरल अदर्स हमें तो याद भी नहीं होंगे. अच्छा From- क्योंकि अब आप आप पहले अपनी तरफ तो आए ना. नहीं नहीं मैं अपनी तरफ, यार, ये इसी कैसी टॉपिक बात पे है? मजीद एक फॉलो अप भी आया है जी. कि हैव यू एवर बीन स्टार स्ट्रक एट एनी पॉइंट बिकॉज आपने भी एज अ वीजे भी आपने इतने साल काम किया एंड डिफरेंट आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं. हु इज I've वन द वन बिकॉज शहजाद खान को अगर आप देखें इवन व्हेन ही इज डूइंग हिज अदर शोज यू नो सच अ ह्यूज बिल्ड एक प्रॉपर एक पर्सनालिटी वो आवाज. सो आपको देख के लगता तो नहीं है कि आप किसी और को मिलके स्टार स्ट्रक होते मैं हो. लेकिन हुआ हूँ. किसको मैं मिलके? हुआ हूँ और मुझे ये लगता है क्योंकि हम म्यूजिक इंडस्ट्री से भी हमारा बहुत ताल्लुक रहा है एंड दिस इज वेयर वी एक्चुअली गॉट स्टार्टेड अपने करियर में. तो मुझे हमेशा स्ट्रिंग्स को देख के ना वो लगता था कि यार ये U2 है पाकिस्तान का. एंड एवरी टाइम दैट दे वुड बी ऑन स्टेज द वे दैट दे वुड परफॉर्म, बीच में क्रिकेट भी खेलेंगे, गुब्बारे फेंकना शुरू कर देंगे एंड देन व्हेन यू विल सिट डाउन विद देम तो अनवर मकसूद साहब की झलक भी आपको नजर आएगी बिलाल में. Absolutely. फिर दूसरी तरफ आप फैसल कबाडिया को देखते तो आपको लगता था यार ये कितने थॉरो जेंटलमैन है. एंड देखिए इसमें मुझे अगर अपना बायस चूज करना होना तो फैसल ओवर बिलाल एनी डे. फैसल कपाडिया के साथ कॉन्वर्सेशन इज सो मच फन. बिलाल का एक अपना एक और Yeah. अंदाज है. और तो- है. हाँ Yeah, yeah. लेकिन फैसल भाई के साथ जो है ना वो आपसे खुल जाते हैं, Yeah. गप लगाते हैं. फेवरेट so yeah. बैंड आई थिंक माय पर्सनल फेवरेट बैंड. यासिर नहीं शायद मानेंगे लेकिन ठीक है. यासिर मान रहे यासिर तो हैं. सवाल- यासिर आप मान रहे हैं. आई थिंक वो कह रहे हैं उनके भी favorite जुनून strings मेरे भी हैं. मेरे मेरे फेवरेट बैंड जुनून था. Junoon Yeah. had its own. I mean, What an हाँ. era. They ruled बिल्कुल. the music scene for
for a few many years and I think उनकी अभी तक वो जो कहते हैं ना एक genre को define करना, जो pop rock जिसको आप अब कहते हैं या उस ज़माने में उनको differently एक I think वो उन्होंने define ज़रूर किया था. You've just opened a whole new conversation because again Shehzad has also worked in music, I have worked in music, so all these people we've worked with at some point or the other. Including जुनून और Vital including Signs. I mean one person जिनके साथ communicate किया वो this was obviously much after the Vital Signs days, but Junaid Jamshed was that one person. Who do you जिनके pick, साथ अगर आप Vital Signs और जुनून? एक comparison ही नहीं है. I think यार कोई आपने comparison जुनैद नहीं है. जमशेद की बात की ना, मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो आई थिंक देयर इज अ ब्रांड, मैं आई कैन नॉट ऑब्वियसली नेम देम, तो दे एक्चुअली होस्टेड अ रीयूनियन ऑफ वाइटल साइंस टू कम टुगेदर इन लम्स यूनिवर्सिटी. Yes. वो आपके भी दोस्त हैं, सरफराज हमारे भी दोस्त जी. हैं, तो आई वाज देयर टू होस्ट इट. एंड now the Junaid Jamshed is a different Junaid Jamshed. He's not the one that he was before. You know, it was Vital Signs and now he was preaching Islam. But do you know what, कि उन सब लोगों में there's Salman Ahmed, there's everybody, there's Brian, सब हैं. तब भी शो कौन खींच के ले जाता है? जुनैद भाई खींच के ले जाते हैं और कमाल करते हैं. And it was so good to अच्छा, नहीं, interesting. उनको अल्लाह ताला ने एक वो दिया और था दिया कि जब तक भी वो जिंदा रहे वो लाइमलाइट में ही थे. अल्लाह अच्छा, ताला ने उनको interesting इतनी fact, I वो दी was थी. named Roha because of Junaid Jamshed, interestingly, because my mother told me that she was watching an interview of Junaid Jamshed before I was born, and उस interview में उन्होंने रोहा word जो है वो use किया in association with his relative कोई, I can't remember exactly वो कौन थी, but उन्होंने मेरा नाम उनके interview में सुना, and that's why हमारा नाम she तो remembered हमारे the name अम्मी अबू ने Roha. हमसायों का देख के रख दिया था. उनके दो लड़के थे, शहजाद और असद. तो हमारे बड़े का शहजाद था, नहीं बड़े का असद था, छोटे का शहजाद था. तो मेरा कजन जो 7 दिन बाद पैदा हुआ उसका नाम उन्होंने असद कर दिया, मेरा शहजाद कर दिया. मैंने कहा ये लो भाई नाम हल हो गए. इसके साथ अब एक स्टोरी बहुत मज़े की लिंक होती है. मेरे वालिद का नाम है मीर मोतज़िद, बहुत मुश्किल नाम है, आपको नहीं याद आता. तो हम पूछते थे आपका नाम ये क्यों रखा, तो वो ये रीज़न था कि उनके ख़ानदान में नहीं, उनके ख़ानदान में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो एक और फैमिली वही नाम रख लेती थी. असद असद, सलीम सलीम, कलीम कलीम, फिर इनका नाम करा मोतज़िद और मोतशिम. कहते हैं अब रख के बताओ, हम पूछेंगे. I think that's interesting. But क्योंकि हम अब बात करें म्यूज़िक के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, एक गोल्डन एरा जो पाकिस्तान के म्यूज़िक इंडस्ट्री का गुजरा, उसके बारे में आई थिंक हम सारे बहुत नॉस्टैल्जिक भी फील करते हैं. बट आई थिंक नाउ एज वेल जो म्यूज़िक इंडस्ट्री हमारी जिस तरफ जा रही है, इट्स ग्रेट टू सी के आई लव बयान, आई लव बयान, वाकई, phenomenal खास voice, तौर पे guitarist phenomenal है. voice यार. खास तौर पे Bass तो guitarist guitarist मुझे उस बैंड का इतना पसंद है, I cannot even tell. पोस्टर लगाया है शहजाद ने क्या उनके. क्या क्या कहती हैं आप उसके बारे में? You know, आपने क्या right? नहीं, बट क्योंकि हम अब इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, अगला सवाल था आई थिंक आपके पास है सना या शहजाद के लिए. जी बिल्कुल. म्यूजिक से ही आप पूछ रही हैं या हम कोई और भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि काफी It's आप up to you, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे alternate like experiences की लाइफ में, and I think you also have so many interesting stories जो जितना आपने काम किया हुआ है celebrity management में भी. Can you tell us something, some crazy story that has मैं happened सवाल while you पूछ लेता have हूँ इस been तरह का. managing celebrities all these years? मैं एक सवाल Actually, ये पूछूंगा. जितनी भी स्टोरीज आप पूछ रही है ना वो मुझे पता है, पर मैं बता कोई भी नहीं सकता. ये कहा आप हमेशा ये ये बता कहते दें कि क्या कोई एक ऐसा आर्टिस्ट रहा है ऑन रेगुलर बेसिस जो कमिट करके पैसे वैसे लेके फिर वो कहता था यार आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं शो नहीं कर सकता. यार मैंने ऐसे किसी आर्टिस्ट का काम नहीं किया, सही है. पर ऐसे थे, बिल्कुल थे और बहुत सारे थे. बट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी सिलेक्टिव विद द पीपल आई हैव वर्कड विद, एंड दीज आर द रीजंस ऑब्वियसली कि मैं चाहता था कि उन्हीं लोगों के साथ काम करूं जो कमिटमेंट्स पूरी करते हैं, बिकॉज वी आर द फेस जिनको फेस करना होता है बाद में लोगों को अगर कमिटमेंट्स पूरी नहीं होती. सो देयर हैव बीन सिंगर्स हु वर वेरी पॉपुलर, दे ऑफर्ड मी टू वर्क विद देम, What बट about मुझे ये पता था cricketers? कि उनका वर्क एथिक शायद क्या वो है? नहीं क्या है है? कि मैं कमिटमेंट उनके बिहाफ पे कर लूं और पूरी करवा सकूं. What So about फिर मैं- cricketers? Cricketers में I've worked with Shadab, I've worked with Shoaib bhai, I've worked with Naseem Shah for some time. What's better, musicians or cricketers? Completely different, better, और वो comparison ही नहीं ठीक है. है. ये लाइफ ही और है, इनका stardom ही और है. Cricketers का एक जो आपको stardom है ना पाकिस्तान पर ज्यादा divas कौन है? If you can, if I can ask you that. दीवास yeah. क्रिकेटर्स उस तरह नहीं होते. दीवास क्रिकेटर्स जो है ना वो दे आर वेरी कंफर्टेबल इन देयर स्किन, बिकॉज उनका एक अप्रोच और बैकग्राउंड ही डिफरेंट होते हैं.
جو سنگرز اور ایکٹرز ہوتے ہیں نا, ان کو اس بات کی فکر ضرور رہتی ہے کہ کون ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے, ہم کیسے دکھ رہے ہیں, یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے. آپ کو یہ کرکٹرز میں جنرلی نہیں ملے گی. دے آر ویری کانفیڈنٹ بیکاز اسپورٹس مین ہیں, ان کو وہ اپنی اسپورٹ کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں اور آٹومیٹکلی سب کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. on field ہی اتنا برداشت کر لیتے ہیں. کہ اس سے لائک ڈو یو اگری ود دیٹ کہ پیپل اسپیشلی آپ نے کیونکہ میڈیا میں بھی اتنا کام کیا ہے, what's your opinion on this? I think I totally agree with Taha because looks یا how I look, what I wear, کوئی برانڈ پہنا ہے نہیں پہنا, یہ مجھے اس سے کبھی بھی کوئی تعلق رہا نہیں ہے, بلکہ اویئرنیس بہت کم بھی تھی, کیونکہ مین فوکس یہ ہے کہ میری اسکل کیا ہے. اور یہ لوگ, سوری میں کاٹ رہا ہوں بات کو, لیکن یہ لوگ جو کرتے ہیں نا وہ سٹائل بن جاتا ہے جو انہوں نے سٹائل بنا کے نہیں کیا ہوتا. سو یو نو اسپورٹس مین کا یہ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب کے لیے یہ چیز اپنے اندر یہ ضرور رکھنی چاہیے. بولنا بھی ایک اسکل ہے, اسٹارٹس کو لے کر آنا صحیح ٹائم پر وہ بھی ایک اسکل ہے, اینالائز کرنا بھی ایک اسکل ہے. تو جب ہمارا فوکس ان چیز کے اوپر ہوگا, باقی چیزیں ایک بونس ہے. ہاؤ یو لک, واٹ یو آر ویئرنگ, دس از آل اے بونس. ہمارے پاس میوزک کی کیونکہ ہم بات کر رہے تھے, عابدہ پروین صاحبہ کا ایک ایسی مثال ہے کہ انہوں نے سمپل رہ کر بھی جو ایک مقام ان کا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے پوری میوزک انڈسٹری میں. تو جب آپ کے پاس اسکل ہوتی ہے, جب آپ کے پاس وہ پہچان ہوتی ہے, تو یہ چیزیں بونس ہوتی ہیں, آپ کریں یا نہ کریں. سو آئی تھنک اس چیز کو کبھی بھی کسی پہ پریشرائز نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو یہ کرنا لازمی ہے اس پروفیشن کے لیے, کیونکہ آئی تھنک آپ کی اسکل ضرور بولے گی, اور یہ اسپیس ہمیں ایک دوسرے کے لیے ضرور کریٹ کرنی چاہیے. میوزک میں I've worked with different people, but I would like to definitely mention here that I've worked with Ali Zafar for a very long time, and جو میوزک اور اس سائڈ کو بہت ہی پروفیشنل طریقے سے جو بندہ لے کے چلا ہے نا پاکستان میں, I feel it was him. انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا اس کو ایز اے کمپلیٹ پروفیشن لے کے سائنٹیفکلی اپروچ کر کے کیا ہے. اینڈ I also got to learn a lot from him as well کہ ہم تو میوزک میں آئے تھے کہ اسٹرگل لگاتے رہیں گے, ٹورز پہ ہو گئے, but he actually made me realize that this is work and this is supposed to be done like this. اچھا آج ہم یہ کر رہے ہیں تو کل ہم کیا کریں گے, کل یہ بند ہو جائے گا تو پرسوں کیا کریں گے, یہ چیز نہیں ہوگی. تو staying ahead of your time and staying relevant, I think جس طرح ہم جہاں سے یہ ساری بات شروع ہوئی تھی اسٹرنگس کی بات جب ہم کر رہے تھے, اور ان کے ساتھ بھی یہ چیز اپلائی ہوتی ہے کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ یو اسٹے ریلیونٹ ود دا ٹائمز, ادروائز آپ کا وہ ٹچ بھی لوز ہوتا رہے گا, اینڈ ایونچولی یو ول بی of course forgotten. And then that's the reason that the two big names in Pakistan music, which is Atif Aslam and Ali Zafar, they've stayed relevant for the longest time. اور کوئی طریقہ ہے نہیں نا, they have to, like you have to keep evolving. اور یہ ہم کرکٹ میں بھی دیکھتے ہیں جب ہم انالیسس کرتے ہیں کہ جو پلیئر اپنے آپ کو ایوالو نہیں کر رہا اوور ٹائم, ایونچولی یا تو وہ باہر ہو جاتے ہیں یا ان کی کوئی جگہ ویسے بن نہیں پاتی ہے. ہم لوگوں نے بہت ایسے ایگزامپلس دیکھے ہیں. خیر ڈسکشن لمبی ہوتی جا رہی ہے, بریک کا ٹائم ابھی یہاں